बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो लेक्चर है वो है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, यानी कि अम्ल तनफ्फुस से रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आपकी बुक में 5 डिसऑर्डर्स गिवन है। अब रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की वजह क्या है? हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का शिकार हो रहे हैं। पाकिस्तान में रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स का जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा है। ये रेशो क्यों है? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन है। अब ये एयर पोल्यूशन सिर्फ शहरों में नहीं है बल्कि देहातों में भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब बुक में जो गिवन डिसऑर्डर्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो गिवन डिसऑर्डर है वो है ब्रोंकाइटिस। आपने पीछे पढ़ा था ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, तो ये उसी से रिलेटेड है ब्रोंकाइटिस। इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स, अगर ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाए, सूजन पड़ जाए, उनके अंदर पस पड़ जाए, तो हम उसे कहते हैं ब्रोंकाइटिस। ये मैंने डायग्राम बनाई है, ये नॉर्मल ब्रोंकाई है, ठीक है, और जबकि ये जो है इस ब्रोंकाई को ब्रोंकाइटिस हुआ हुआ है, ठीक है, यानी कि इसमें इन्फ्लेमेशन हुई हुई है। तो ये यहाँ पे देखेंगे, जैसे हमें पता ना कि ब्रोंकाई के ऊपर सी शेप कार्टिलेज होता है, तो ये नॉर्मल ब्रोंकाई है, ये सी शेप कार्टिलेज बना हुआ है। अब इसके अंदर अगर इस एरिया में यूं इन्फ्लेमेशन हो जाए और पस आ जाए तो इसे हम कहते हैं ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस की बेसिकली हमारे पास 2 टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं एक्यूट ब्रोंकाइटिस और दूसरी को हम कहते हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। एक्यूट का मतलब होता है टेम्परेरी। किसी भी डिसऑर्डर के साथ, किसी भी बीमारी के नाम के साथ लिखा हो अगर कि ये एक्यूट डिजीज़ है, तो इसका मतलब है कि ये कुछ हफ्तों के लिए है, उसके बाद ये क्योर हो जाएगी। लेकिन क्रोनिक इलनेस जो होती है वो एक लंबे अरसे तक चलती है। कभी कभार तो वो कुछ सालों में ठीक हो जाती है, लेकिन सम टाइम इससे डेथ भी हो जाती है। अब हम देखते हैं एक्यूट और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले डिफरेंस है कि एक्यूट ब्रोंकाइटिस 2 वीक्स में, इस लास्ट 2 वीक्स तक रहती है। इसके अलावा कोई भी परमानेंट डैमेज ये ब्रोंकाई को नहीं देती, यानी कि 2 वीक्स में ये रिकवर हो जाता है एक्यूट ब्रोंकाइटिस। लेकिन अगर ब्रोंकाइटिस जो है वो क्रोनिक हो जाए तो क्या होता है, ये 3 मंथ से लेकर 2 ईयर्स तक रहता है और ये बहुत ज़्यादा ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स को डैमेज कर देता है। इसके अलावा ज़्यादातर हमारे जो सर्वे में देखा गया है कि जो लोग 45 ईयर्स के हैं या 45 ईयर्स से ज़्यादा बूढ़े लोग हैं, ओल्डर पीपल हैं, उनके अंदर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होना ज़्यादा पाया जाता है, उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब देख लेते हैं कि ब्रोंकाइटिस जो है ये क्यों होती है। हमारे पास जितनी भी डिसऑर्डर्स हैं, या तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू होते हैं या फिर हमारे इन्वायरमेंट में कोई ना कोई एक्सपोजर के थ्रू होता है, किसी केमिकल के थ्रू, किसी इरिटेंट के थ्रू। तो अब चूंकि ये सांस की बीमारी है तो या ये वायरस की वजह से होती है, ठीक है, या ये बैक्टीरिया की वजह से होती है, या फिर कोई भी ऐसा केमिकल जिससे रेस्पिरेशन के दौरान आप एक्सपोज हो जाओ, ठीक है। कोई इरिटेंट भी हो सकता है ये, जैसा कि अगर कोई पर्सन स्मोकिंग कर रहा है या फिर आप खुद स्मोकिंग कर रहे हो तो ये ब्रोंकाइटिस हो सकता है। अब वायरस और बैक्टीरिया जो है ना, ये हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कोई ना कोई इलनेस कॉज करने के रिस्पॉन्सिबल ज़रूर होते हैं, और हर ऑर्गेनिज्म जो है वो एक स्पेसिफिक डिजीज़ का रिस्पॉन्सिबल होता है। अब देख लेते हैं ब्रोंकाइटिस के बाद हम सिम्टम्स देख लेते हैं। जिस पर्सन को, जो पेशेंट ब्रोंकाइटिस से बीमार हुआ है उसके क्या सिम्टम्स होते हैं। कफ होती है, माइल्ड वीजिंग होती है। वीजिंग कहते हैं कि जैसे आप बोलते टाइम ना या सांस लेते वक्त सांस में आवाज़ आना, तो इसे हम कहते हैं माइल्ड वीजिंग, ठीक है। ज़रा सी आवाज़ आती है तो इसे हम कहेंगे माइल्ड वीजिंग। उसके अलावा फीवर होता है, चिल्स यानी कि सर्दी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में तंगी होती है। उसके अलावा हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि अगर ब्रोंकाइटिस हो जाए तो ब्रोंकाइटिस की वजह से ब्रोंक्यूल्स को क्या होता है, उसमें क्या असर पड़ता है या वो किस तरह से प्रोग्रेशन होती है डिजीज़ की। जब एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ म्यूकस जो है
यानी कि अगर बॉडी के अंदर जो हमारे पास ब्रोंकाई होते हैं, अगर ब्रोंकाई के अंदर ज़्यादा सिक्रीशन बनना शुरू हो जाए म्यूकस की, ठीक है, तो अगर म्यूकस की सिक्रीशन ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, जो ट्यूब्यूलर वॉल है वो स्वेल हो जाएंगी, उनमें सूजन पड़ जाएगी। ये देखें अगर आप यहाँ पे, तो ये ओपनिंग इसकी बड़ी है, जबकि यहाँ पे इसकी ओपनिंग बहुत ज़्यादा तंग हो गई है, क्योंकि जब भी कोई चीज़ स्वेल होती है तो वो छोटी हो जाती है, तो लिहाजा इसकी जो ओपनिंग है वो तंग हो गई है। तो इससे क्या होता है कि जब ट्यूब्यूलर वॉल स्वेल होती है तो क्या होता है, ट्यूब्स नैरो हो जाती हैं। कौन सी ट्यूब? ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स। एम्फीसीमा बेसिकली एल्वुलाई वॉल की डिस्ट्रक्शन है। जितनी भी आप यहाँ पे डिसऑर्डर पढ़े वो सारे के सारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से एसोसिएट हैं। इस वजह से आपको यही सारे लंग्स और लंग्स से रिलेटेड जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सारे देखने को मिलेंगे जो कि अफेक्टेड हैं। डिस्ट्रक्शन टू द एल्वुलाई वॉल, यानी कि जो एल्वुलाई की दीवारें हैं वो टूट फूट जाएंगी, वो तंग हो जाएंगी। अब देखें इसमें होता क्या है। सबसे पहले डायग्राम देख लेते हैं। ये ए में दिखाया है कि नॉर्मल एल्वोलाई है, जबकि बी जो है वो है एम्फीसीमा, यानी कि इस एल्वोलाई में एम्फीसीमा डिसऑर्डर हुआ हुआ है। अगर आप गौर से देखें तो इसमें एयर, ये जो एरो बने हुए हैं, ये एरो ये दिखा रहे हैं कि एयर कहाँ कहाँ जा रही है। अब इसमें एयर के जाने के रास्ते ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो एल्वोलाई है ये तंग है, ठीक है। तो आपने पीछे पढ़ा था कि एल्वोलाई जो है उसको वो बहुत बारीक लेयर होती है, यानी कि बहुत बारीक उसका नैरो पैसेज होता है। क्यों होता है? ताकि उसमें से एयर इजीली पास कर सके। एयर को पास करने के लिए नैरो पैसेज चाहिए होता है। यहाँ पे नैरो पैसेज है, इस वजह से एयर इजीली पास कर रही है। बट जब एम्फीसीमा हुआ तो एल्वोलाई की दीवारें टूट फूट गई, रास्ता खुल गया, जिसकी वजह से एयर जो है वो कम पास हो रही है। अब एरो से देख लो, यहाँ पे एरोज ज़्यादा है, यहाँ पे एरोज कम है। इसका मतलब कि यहाँ पे एयर का पैसेज खुला हो गया, जिस वजह से एयर कम गुजर रही है। अब इस एल्वोलाई में एम्फीसीमा में क्या होता है, सिम्टम्स देखते हैं। सबसे पहले पेशेंट की जो सांस लेने की शरह है वो अफेक्ट होती है, यानी कि पेशेंट का जो है सांस तंग हो जाता है, उसको फटीग महसूस होती है। फटीग कहते हैं थकावट को, थकान को, यानी जल्दी वो थक जाता है। इसके अलावा रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, आप अच्छे से इस ये जो रिकरेंट वर्ड है इससे अच्छे से आप फेमिलियर हैं कि यानी कि बार बार होने वाले, तो यानी कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो कि उससे बार बार कोई ना कोई रेस्पिरेटरी रिलेटेड इन्फेक्शन हुए रहते हैं। इसके अलावा उसका वेट लॉस हो जाता है। जब भी किसी पर्सन को एम्फीसीमा होता है तो उसकी बॉडी का ऑलमोस्ट 50 to 70% लंग टिश्यू डिस्ट्रॉय हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है, ठीक है। और उसकी बॉडी में चूंकि सांस लेने में तंगी होती है तो ऑक्सीजन का लेवल भी कम होना शुरू हो जाता है। जब ऑक्सीजन का लेवल कम होता है तो बहुत सारी सीरियस कॉम्प्लिकेशंस जो हैं उसकी बॉडी में पैदा होना शुरू हो जाती हैं। अब एम्फीसीमा का पेशेंट जब एल्वोलाई वॉल उसकी डिस्ट्रक्ट हो जाती हैं तो किस तरह से डिस्ट्रक्ट होती हैं, किस तरह से ये बीमारी फैलती है, यानी कि इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है इस बीमारी का, तो वो देख लेते हैं। मैंने आपको पीछे भी बताया था कि एल्वोलाई जो है हमारे पास एक जो ग्रेप्स लाइक क्लस्टर होता है, एक गुच्छा होता है, एक थैली होती है। तो एम्फीसीमा के पेशेंट में जो वो सैक है, थैली है, वो बड़ी हो जाती है, सरफेस एरिया कम हो जाता है। मैंने डायग्राम में भी आपको बताया। जब उसका सरफेस एरिया कम होने लगता है तो वहाँ पर गैशियस एक्सचेंज भी लीस्ट हो जाता है। लीस्ट का मतलब क्या है कि गैशियस एक्सचेंज उसका कम हो जाता है। फिर उसकी वजह से लंग्स के टिश्यू टूटना शुरू हो जाते हैं। लंग्स के टिश्यू जैसे ही टूटते हैं तो जब लंग्स एक्सहेलेशन करते हैं, सांस को बाहर निकालते हैं, तो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आते। लंग्स डू नॉट कम बैक टू देयर ओरिजिनल शेप आफ्टर एक्सहेलेशन। क्यों नहीं वापस आते? क्योंकि उनके अंदर जो इनहेलेशन के वक्त एयर आती है वो एयर बाहर नहीं निकलती ठीक तरह से, एयर लंग्स में फंस जाती है, ट्रैप हो जाती है। जब एयर लंग्स में ट्रैप हो जाती है तो
जो एल्वुलाई की वॉल्स हैं वो खुल जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं सैक, और जिसके रिजल्ट में पेशेंट को एम्फीसीमा हो जाता है। ठीक है, ये एक्सहेलेशन इनहेलेशन के चैप्टर में आपने देखा था कि अगर लंग्स जो हैं वो रिलैक्स होते हैं तो ही दोबारा से इनहेलेशन होती है, लेकिन यहाँ पर एक्सहेलेशन के बाद लंग्स रिलैक्स नहीं हो रहे क्योंकि लंग्स अपनी वापस पुरानी शेप में नहीं आए और उनके पास जो एयर है वो वहीं पर फंस जाती है। तो कोई भी डिजीज आपने जब याद करनी है ना, आपने उसका पैटर्न याद रखना है कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि उस डिजीज, जैसे हम एम्फीसीमा की बात करते हैं, अगर एम्फीसीमा की डेफिनेशन क्या है, उसके बाद अगर उसकी टाइप्स दी हैं तो आप वो बता दें, यहाँ पे नहीं दी, पीछे दी थी, एक्यूट और क्रोनिक, सिम्टम्स बता दें, मोड ऑफ एक्शन बता दें, उसका ट्रीटमेंट बता दें। ठीक है, तो एक फ्लो से आपने चलना है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड है निमोनिया। निमोनिया से तो आप सब लोग बहुत फेमिलियर होंगे क्योंकि ये बहुत आम सी बीमारी है और बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता होता है। निमोनिया में क्या होता है ये भी आपको पता है कि निमोनिया जो है वो फेफड़ों की बीमारी है, इट्स अ इन्फेक्शन ऑफ लंग्स। अब निमोनिया की यहाँ पर जो एक टाइप है वो है डबल निमोनिया। डबल निमोनिया क्या क्या मतलब होता है? क्या निमोनिया 2 बार हो जाता है? नहीं, डबल नमूनिया का मतलब है कि अगर नमूनिया या जो इन्फेक्शन है वो दोनों लंग्स को अफेक्ट करता है तो इसे हम कहते हैं डबल नमूनिया। ठीक है, अगर नमूनिया जो है वो दोनों लंग्स को अफेक्ट करे तो हम कहेंगे डबल नमूनिया। अब इसकी सिम्टम्स क्या हैं? इसमें सर्दी लगती है, तेज बुखार होता है, कपकपाहट होती है, खांसी के साथ बलगम का आना, थूक का आना, सांस में तंगी। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़ बहुत कॉमन सी इसकी सिम्टम है कि जिस भी पर्सन को निमोनिया होता है उसका रंग डस्की हो जाता है और पर्पलिश कलर हो जाता है उसकी स्किन का। अब वो क्यों होता है कि उसकी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम हो जाता है, सांस लेने में तंगी होती है जिसकी वजह से ऑक्सीजन बॉडी में कम जाती है। अब ये जो जितनी भी सिम्टम्स हैं ये सबसे आप अच्छे से फेमिलियर होंगे क्योंकि ये एक तरह से हम सर्दी को कहते हैं कि सर्दी लग गई है, निमोनिया हो गया है, तो ये सारी इसकी जो है वो सिम्टम्स आ गई। अब इसमें कौन से ऐसे एजेंट्स हैं, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि निमोनिया कॉज करते हैं? बैक्टीरिया। सबसे ज़्यादा होने वाला निमोनिया जो है वो बैक्टीरिया की वजह से होता है, सिंगुलर हम कहते हैं बैक्टीरियम। अब कौन सा बैक्टीरिया है? बैक्टीरिया के भी नाम होते हैं, तो हमारे पास जो स्ट्रेप्टोकोकस नमूनाई नाम का बैक्टीरिया है वो नमूनिया कोज करता है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है, याद रखिएगा। कौन सा बैक्टीरिया नमूनिया कॉज करता है? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई। अब सम टाइम वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी, यानी कि वायरस की वजह से भी हमें नमूनिया हो सकता है। अब वायरस की वजह से आपने अक्सर देखा है कि फ्लू हो जाता है। ठीक है, तो फ्लू क्यों होता है? इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से। तो अगर इन्फ्लुएंजा वायरस कभी कभार बिगड़ जाए तो उसकी वजह से भी नमूनिया हो सकता है। तो एक हमारे पास आ गया बैक्टीरिया, दूसरा वायरस, और तीसरा हमारे पास है फंगल इन्फेक्शन। समटाइम फंगस की वजह से भी हो सकता है। ये तीनों हमारे पास क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब इसमें क्या होता है, किस तरह से नमूनिया होता है? जो भी कॉजेटिव एजेंट है, कॉजेटिव एजेंट कहते हैं या कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जो बीमारी की वजह होता है। इट कैन बी बैक्टीरिया, इट कैन बी वायरस, इट कैन बी फंजाई। तो जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है वो एल्वुलाई में जाएगा। एल्वुलाई कहाँ प्रेजेंट है? एल्वुलाई हमारे लंग्स में प्रेजेंट है। तो एल्वुलाई के अंदर जाकर वहां पर रहना शुरू हो जाएगा। अब जब कोई भी आता है, कोई भी जानवर किसी जगह रहता है, मैं आपको जानवर के एग्जांपल दे रही हूँ। जब भी कोई जानवर किसी जगह पर रहता है वो क्या करता है? अपनी आबादी बढ़ाता है। इसी तरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? जब किसी जगह पर जाते हैं तो अपनी आबादी बढ़ाते हैं, अपनी तादाद बढ़ाते हैं। लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर एक ये खसूसियत है कि वो बहुत जल्दी अपनी तादाद बढ़ा देते हैं। 24 आवर्स में वो अपनी तादाद डबल कर लेते हैं। ठीक है, तो जो भी कॉजेटिव एजेंट है वो एल्वुलाई में जाएगा, वहाँ रहना शुरू करेगा, अपना नंबर इंक्रीज करेगा। जब वो ज़्यादा अपनी तादाद बढ़ा लेंगे तो क्या होगा? लंग टिश्यूज़ को तोड़ना शुरू कर देंगे। लंग्स टिश्यूज़ टूटेंगे तो क्या होगा? जो टिश्यू टूट गए हैं अब उस एरिया को वो पस के साथ, फ्लूइड के साथ भर देंगे। ठीक है, जब पस और फ्लूइड भर गया
तो ऑब्वियसली वहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस पैदा होनी शुरू हो जाएंगी। हमें देख लें, मैंने आपको बताया कि अगर नॉर्मल एल्वोलाई है तो ये आपको ग्रेप लाइक एक स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, अब यहाँ पर गिवन है कि एल्वोलाई फील्ड विद पस। अब ये जो येलो पोर्शन आपको नजर आ रहा है ना, ये पस है। तो यहाँ पर जो है उन्होंने क्या किया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने जो टिश्यूज हैं उनकी तोड़ फोड़ करके यहाँ पे पस को पैदा कर दिया। अब इसका ट्रीटमेंट देख लेते हैं। निमोनिया के ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं या फिर वैक्सीन्स दी जाती हैं। जब एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी, लोगों को पता ही नहीं था कि एंटीबायोटिक नाम की कोई चीज़ होती है, ठीक है, तो उस टाइम क्या होता था, 1/3 पीपल जिनको नमूनिया होता था वो मर जाया करते थे क्योंकि इस इन्फेक्शन का कोई ट्रीटमेंट नहीं था। नेक्स्ट देखते हैं एस्थमा। एस्थमा जो है वो बहुत ही फिमिलर है आप लोग एस्थमा से भी। एस्थमा को आमतौर पे कहते हैं सांस की बीमारी। इस बंदे को सांस की बीमारी है, ठीक है। अब सांस की बीमारी तो है पर उसका नाम क्या है, उसको हम कहते हैं एस्थमा। अब आपने ये नहीं कहना कि इसको सांस की बीमारी है, आपने कहना इसको एस्थमा है। अब एस्थमा क्या एक तरह की एलर्जी है, ठीक है। इस एस्थमा में क्या होता है, क्यों होती है ये, बेसिकली ये एक इन्फ्लेमेशन है ब्रोंकाई की। इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई, मोर म्यूकस प्रोडक्शन एंड नैरोइंग एयरवेज। इसमें क्या होता है, म्यूकस जो है वो बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है ब्रोंकाई में, जिसकी वजह से ब्रोंकाई का रास्ता तंग हो जाता है। अब यहाँ पे देखें, ये नॉर्मल ब्रोंकाई है ये वाली, ठीक है, ये नॉर्मल ब्रोंकाई है। इस ब्रोंकाई के अंदर ये जो आपको ऑरेंज कलर के डॉट्स नज़र आ रहे हैं, ये एलर्जेंस हैं। अगर ये एलर्जेंस जो हैं वो हम एस्थमा के पेशेंट को मतलब इसका सामना हो से, तो क्या होता है, जो उसकी एल्वोलाई है उसकी दीवारें तंग हो जाती हैं। यहाँ पे देखें कितना ओपन एरिया वाइड है इसका, यहाँ पे तंग हो गया है। तो यहाँ पे जब एरिया उसका तंग हो जाता है तो म्यूकस बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो उसकी जो ब्रोंकस होती है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, तंग हो जाती है। अब एस्थमा क्यों होता है, एस्थमा की जो बेसिक मेजर रीजन है वो है एलर्जेंस, यानी कि जो भी एलर्जन पार्टिकल। अब कौन कौन से एलर्जेंस होते हैं हमारे पास है, डस्ट, स्मोक, परफ्यूम्स, पोलन्स एक्सेट्रा, ठीक है। इनमें से कुछ भी हो सकता है, डस्ट हो सकती है, गर्दो गुबार, धुआं, परफ्यूम, पोलन्स। पोलन होते हैं ये जो फूल होता है उसके अंदर छोटे छोटे ज़रात होते हैं, उन्हें पोलन्स कहा जाता है। पेशेंट की क्या सिम्टम्स हैं, उसकी सांस जो है वो फूलती है, सांस में तंगी हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा खांसी, वीजिंग, यानी कि जब वो सांस लेता है तो उसके सांस में अच्छी खासी आवाज़ आती है। चेस्ट टाइटनेस, ठीक है, उसकी छाती जो है वो उसको तंग महसूस होती है। अब इसमें ब्रोंकाई के साथ क्या होता है, ठीक है, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, बीमारी किस तरह से फैलती है। सबसे पहले क्या है, यहाँ पे बताया कि ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स, इन दोनों की ये बीमारी है, ठीक है। तो ये दोनों जो है ये सेंसिटिव हो जाती हैं एलर्जन से। किस तरह, जब भी ब्रोंकाई किसी भी एलर्जन से एक्सपोज होती है, यानी कि ब्रोंकाई के अंदर कोई भी एलर्जन आ जाता है तो जो उसका एयरवे है वो तंग हो जाता है। ये पीछे भी मैंने आपको डायग्राम में सारा एक्सप्लेन कर दिया। जैसे ही एयरवे तंग होगा तो क्या होगा, उसकी ब्रीथिंग में डिफिकल्टी शुरू हो जाएगी, उसको सांस लेने में तंगी हो जाएगी। अब जिन लोगों को एस्थमा होता है वो पेशेंट्स किस तरह से इसका ट्रीटमेंट लेते हैं, इसका ट्रीटमेंट ये है कि उनको इन्हेलर्स दिए जाते हैं। आपने देखा होगा पंप से होते हैं, वो अपने मुंह में लेके इन्हेल करते हैं, सांस लेते हैं, उससे उनका सांस बहाल हो जाता है। तो क्या है ये, इन्हेलर में ऐसे केमिकल डाल दिए जाते हैं जो कि ब्रोंक्यूल्स को डायलेट कर देते हैं। डायलेट का मतलब होता है खुला कर देना, फैला देना, यानी कि ब्रोंकाई तंग हो जाती है ना, तो वो क्या करता है, केमिकल जाके उसको खोल देता है, उसको फैला देता है, तो क्या होता है, सांस लेने में आसानी हो जाती है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं लंग कैंसर। लंग कैंसर, इस नेम से भी आप लोग फेमिलियर होंगे। कैंसर क्या होता है, बेसिकली कैंसर है हमारे पास अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स। किसी भी जगह में, बॉडी के किसी भी ऑर्गन में जब भी सेल्स की तादाद बढ़ जाए, यानी कि अगर एक जगह पे हमें सेल्स की रिक्वायरमेंट है कि हमें 50 सेल्स चाहिए लेकिन वहां पे 100 बन रहे हैं, 150 बन रहे हैं, तो उसे कहेंगे कैंसर। अगर ये कैंसर लंग्स को अफेक्ट करे तो इसे कहते हैं लंग कैंसर। लंग कैंसर क्यों होता है, लंग कैंसर की जो सबसे मेजर रीजन है वो है स्मोकिंग। स्मोकिंग जो है
इसके अंदर बहुत सारे ऐसे कार्सिनोजेंस पाए जाते हैं जो कि बॉडी के लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदा होते हैं। तो अब इसकी जो बुक में गिवन कॉजेज हैं वो देख लेते हैं। कार्सिनोजेंस प्रेजेंट इन सिगरेट स्मोक्स, बहुत सारे कार्सिनोजेंस हमारे सिगरेट में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो नॉन अभी तक कार्सिनोजेंस हैं उनका नंबर है 50 कार्सिनोजेंस जो हैं वो अभी तक नॉन है। इसके अलावा आयनाइजिंग रेडिएशंस हैं, वायरल इन्फेक्शन है, स्मोकिंग है और पैसिव स्मोकिंग है। मेजर रीज़न जो है वो कैंसर की स्मोकिंग है। इसके अलावा पैसिव स्मोकिंग ऐसी स्मोकिंग होती है कि आप किसी दूसरे स्मोकर के पास खड़े हो और उसके जो धुएं से आप इनहेलेशन कर रहे हो तो उसे हम कहते हैं पैसिव स्मोकिंग, क्योंकि कार्सिनोजेंस इनहेलेशन के थ्रू लंग्स में जाते हैं। इसकी सिम्टम्स क्या हैं? लंग कैंसर के पेशेंट की सांस में तंगी होती है। इसके अलावा कफिंग है, कफिंग के साथ समटाइम ब्लड भी आता है लंग कैंसर के केस में। इसके अलावा बॉडी का जो वेट है वो कम होना शुरू हो जाता है, वेट लॉस इन बॉडी। अब मोड ऑफ एक्शन देख लेते हैं किस तरह से लंग्स में कैंसर फैलता है। सबसे पहले पीछे जो पढ़ा था कि कैंसर बेसिकली क्या है, कंटिन्यूस डिवीजन ऑफ सेल्स। तो सेल कंटिन्यूसली डिवाइड करते जाएंगे, जब सेल कंटिन्यूसली डिवाइड करते हैं तो वो ट्यूमर बना देते हैं, ठीक है। कंटिन्यूसली डिवीजन के बाद ट्यूमर बनता है। अब जब किस जगह पे ट्यूमर बन जाता है तो सेलुलर ग्रोथ जो है वो अनकंट्रोल हो जाती है, और ये अनकंट्रोल सेलुलर ग्रोथ जो है वो इर्द गिर्द के जो एरिया है, इर्द गिर्द के जो टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन्स हैं, उनको भी अफेक्ट कर सकती है। अब लंग कैंसर का हम ट्रीटमेंट किस तरह से करते हैं? इसका बेसिकली ट्रीटमेंट जो है वो ये है कि यहाँ तो पेशेंट को कहेंगे कीमोथेरेपी दी जाती है या फिर रेडिएशन थेरेपी दी जाती है। अब ये सबसे पहले लंग कैंसर के केस में ये पता होना चाहिए कि लंग कैंसर जो है वो किस हद तक फैल चुका है और इसकी किस टाइप का कैंसर है। अगर इसकी अर्ली डिटेक्शन हो जाए, जल्दी पता चल जाए कि लंग कैंसर है, तो इसका ट्रीटमेंट जो है वो पॉसिबल है, एक अच्छे तरीके से इसको ट्रीट किया जा सकता है। अब कोई भी कैंसर है, सबसे पहले उसके लिए प्रिवेंशन मौजूद होती है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने गवर्नमेंट को टोबैको की एडवर्टाइजमेंट देने से मना किया है, ठीक है। इसका क्या पर्पज़ है कि जो भी एलिमिनेशन ऑफ टोबैको स्मोकिंग, अगर लोग जो है वो टोबैको स्मोकिंग की एलिमिनेशन करते हैं तो कैंसर से बचा जा सकता है। जो सिगरेट के जो बर्निंग एंड है, जहाँ से सिगरेट जल रहा होता है, उस जगह से जो भी धुआं उठता है वो इस कदर ख़तरनाक होता है कि वो कैंसर को कॉज कर सकता है। तो जो वो धुआं है वो सिगरेट के धुएं से ज़्यादा ख़तरनाक होता है। तो किसी भी बीमारी का इलाज जो है वो उसकी प्रिवेंशन ज़्यादा बेहतर है क्योर से। तो यहाँ पे जिस तरीके से मैंने पॉइंट्स बना के, बुलेट्स बनाकर मेंशन किया ना, हेडिंग्स दी हैं, फ्लो चार्ट बनाए हुए हैं, पॉइंट्स बनाए हैं, अगर आप भी इसी तरह से मेंशन करते हो ना अपने एग्ज़ाम में तो वो एग्जामिनर के लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। अगर आप इसके पैराग्राफ्स लिख दोगे तो उसकी बजाय ये ज़्यादा बेहतर है। तो आपने कोई भी डिज़ीज़ को लिखना है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वो डिज़ीज़ क्या है, उसकी डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद उसकी कॉजेज़ लिखनी है, सिम्टम्स लिखनी है। इसके अलावा आपने उसका मोड ऑफ एक्शन और ट्रीटमेंट लिखना है। इस तरह से पॉइंट्स बना के आपने किसी भी डिज़ीज़ को लिखना है, और अगर उसकी डायग्राम गिवन है तो डायग्राम भी बनानी है। इससे जो है वो एग्ज़ाम, इसे पूरे मार्क्स लेने का चांस बढ़ जाता है। और किस पैटर्न से आपने इन बुलेट्स को बनाना है मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी कि पहले सिम्टम्स आने चाहिए, पहले ट्रीटमेंट आना चाहिए, वो सारा जो है फ्लो चार्ट मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग टू द लेक्चर आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई विल रिप्लाई यू एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।